इथोपिया में रहने वाले भारतीयों ने ऐसे बच्चों को इलाज के लिए भारत भेजने की पहल की है जो जन्म से ही हृदय की बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे बहुत से बच्चों की भारतीय परिवारों द्वारा आर्थिक मदद भी की जा रही है। अगर किसी बच्चे का परिवार पैसे की वजह से भारत आने में असमर्थ है, तो इसका भी इंतजाम हमारे भारतीय भाई बहन कर रहे हैं। कोशिश ये है कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे इथोपिया के हर जरूरतमंद बच्चे को बेहतर इलाज मिले। प्रवासी भारतीयों के इस नेक कार्य को इथोपिया में भरपूर सराहना मिल रही है। आप जानते हैं कि भारत में मेडिकल सुविधाएं लगातार बेहतर हो रही है। इसका लाभ दूसरे देश के नागरिक भी उठा रहे हैं। साथियों, कुछ ही दिन पहले भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए बड़ी मात्रा में वैक्सीन भी भेजी है। ये वैक्सीन रेबीज, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाव में काम आएगी। भारत ने इसी हफ्ते नेपाल के आग्रह पर वहां दवाइयां और वैक्सीन की बड़ी खेप भेजी है। इनसे थैलेसीमिया और सिकल सेल डिसीज के मरीजों को बेहतर इलाज सुनिश्चित होगा। जब भी मानवता की सेवा की बात आती है, तो भारत हमेशा इसमें आगे रहता है और भविष्य में भी ऐसी हर जरूरत में हमेशा आगे रहेगा। साथियों, अभी हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे थे और किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने में बहुत अहम होती है आपकी अलर्टनेस, आपका सचेत रहना। इस अलर्टनेस में अब आपको अपने मोबाइल के एक स्पेशल ऐप से मदद मिल सकती है। ये ऐप आपको किसी प्राकृतिक आपदा में फंसने से बचा सकते हैं और इसका नाम भी है सचेत। सचेत ऐप भारत की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तैयार किया है। बाढ़, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, सुनामी, जंगलों की आग, हिमस्खलन, आंधी, तूफान या फिर बिजली गिरने जैसी आपदाएं हो, सचेत ऐप आपको हर प्रकार से इन्फॉर्म और प्रोटेक्टेड रखने का प्रयास करता है। इस ऐप के माध्यम से आप मौसम विभाग से जुड़े अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि सचेत ऐप क्षेत्रीय भाषाओं में भी कई सारी जानकारियां उपलब्ध कराता है। इस ऐप का आप भी फायदा उठाएं और अपने अनुभव हमसे जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम पूरी दुनिया में भारत के टैलेंट की तारीफ होते देखते हैं। भारत के युवाओं ने भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदल दिया है और किसी भी देश के युवा की रुचि किस तरफ है, किधर है, उससे पता चलता है कि देश का भविष्य कैसा होगा। आज भारत का युवा साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे इलाके जिनकी पहचान पहले पिछड़ेपन और दूसरे कारणों से होती थी, वहां भी युवाओं ने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो हमें नया विश्वास देते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का विज्ञान केंद्र आजकल सबका ध्यान खींच रहा है। कुछ समय पहले तक दंतेवाड़ा का नाम केवल हिंसा और अशांति के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वहां एक साइंस सेंटर बच्चों और उनके माता पिता के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया है। इस साइंस सेंटर में जाना बच्चों को खूब पसंद आ रहा है। वे अब नई नई मशीनें बनाने से लेकर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए प्रोडक्ट्स बनाना सीख रहे हैं। उन्हें 3D प्रिंटर्स और रोबोटिक कारों के साथ ही दूसरी इनोवेटिव चीजों के बारे में जानने का मौका मिला है। अभी कुछ समय पहले मैंने गुजरात साइंस सिटी में भी साइंस गैलरीज का उद्घाटन किया था।
इन गैलरी से ये झलक मिलती है कि आधुनिक विज्ञान का पोटेंशियल क्या है, विज्ञान हमारे लिए कितना कुछ कर सकता है। मुझे जानकारी मिली है कि इन गैलरीज को लेकर वहां बच्चों में बहुत उत्साह है। साइंस और इनोवेशन के प्रति ये बढ़ता आकर्षण जरूर भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारे 140 करोड़ नागरिक हैं, उनका सामर्थ्य है, उनकी इच्छा शक्ति है। और जब करोड़ों लोग एक साथ किसी अभियान से जुड़ जाते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसका एक उदाहरण है एक पेड़ मां के नाम। ये अभियान उस मां के नाम है जिसने हमें जन्म दिया, और ये उस धरती मां के लिए भी है जो हमें अपनी गोद में धारण किए रहती हैं। साथियों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर इस अभियान के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस 1 साल में इस अभियान के तहत देश भर में मां के नाम पर 140 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। भारत की इस पहल को देखते हुए देश के बाहर भी लोगों ने अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाए हैं। आप भी इस अभियान का हिस्सा बने ताकि 1 साल पूरा होने पर अपनी भागीदारी पर आप गर्व कर सकें। साथियों, पेड़ों से शीतलता मिलती है, पेड़ों की छांव में गर्मी से राहत मिलती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन बीते दिनों मैंने इसी से जुड़ी एक और ऐसी खबर देखी जिसने मेरा ध्यान खींचा। गुजरात के अहमदाबाद शहर में पिछले कुछ वर्षों में 70 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। इन पेड़ों ने अहमदाबाद में ग्रीन एरिया काफी बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ साबरमती नदी पर रिवरफ्रंट बनने से और कांकरिया झील जैसे कुछ झीलों के पुनर्निर्माण से यहाँ वाटर बॉडीज की संख्या भी बढ़ गई है। अब न्यूज रिपोर्ट्स कहती है कि बीते कुछ वर्षों में अहमदाबाद ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई लड़ने वाला प्रमुख शहरों में से एक हो गया है। इस बदलाव को, वातावरण में आई शीतलता को वहां के लोग भी महसूस कर रहे हैं। अहमदाबाद में लगे पेड़ वहां नई खुशहाली लाने की वजह बन रहे हैं। मेरा आप सबसे फिर आग्रह है कि धरती की सेहत ठीक रखने के लिए, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पेड़ जरूर लगाएं। एक पेड़ मां के नाम। साथियों, एक बड़ी पुरानी कहावत है, जहां चाह वहां राह। जब हम कुछ नया करने की ठान लेते हैं तो मंजिल भी जरूर मिलती है। आपने पहाड़ों में उगने वाले सेब तो खूब खाए होंगे, लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या आपने कर्नाटका के सेब का स्वाद चाखा है, तो आप हैरान हो जाएंगे। आमतौर पर हम समझते हैं कि सेब की पैदावार पहाड़ों में ही होती है, लेकिन कर्नाटका के बागलकोट में रहने वाले श्री शैल तेली जी ने मैदानों में सेब उगा दिया है। उनके कुलाली गांव में 35 डिग्री से ज्यादा तापमान में भी सेब के पेड़ फल देने लगे। दरअसल श्रीशैल तेली को खेती का शौक था, तो उन्होंने सेब की खेती को भी आजमाने की कोशिश की और उन्हें इसमें सफलता भी मिल गई। आज उनके लगाए सेब के पेड़ों पर काफी मात्रा में सेब उगते हैं, जिसे बेचने से उन्हें अच्छी कमाई भी हो रही है। साथियों, अब जब सेबों की चर्चा हो रही है तो आपने किन्नौरी सेब का नाम जरूर सुना होगा। सेब के लिए मशहूर किन्नौर में केसर का उत्पादन होने लगा है। आमतौर पर हिमाचल में केसर की खेती कम ही होती थी, लेकिन अब
किन्नौर की खूबसूरत सांगला घाटी में भी केसर की खेती होने लगी। ऐसा ही एक उदाहरण केरला के वायनाड का है। यहाँ भी केसर उगाने में सफलता मिली और वायनाड में ये केसर किसी खेत या मिट्टी में नहीं, बल्कि एरोपोनिक्स टेक्निक से उगाए जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हैरत भरा काम लीची की पैदावार के साथ हुआ है। हम तो सुनते आ रहे थे कि लीची बिहार, पश्चिम बंगाल या झारखंड में उगती है, लेकिन अब लीची का उत्पादन दक्षिण भारत और राजस्थान में भी हो रहा है। तमिलनाडु के थिरुविरा अरासू कॉफी की खेती करते थे। कोडाईकनाल में उन्होंने लीची के पेड़ लगाए और उनकी 7 साल की मेहनत के बाद अब उन पेड़ों पर फल आने लगे। लीची उगाने में मिली सफलता ने आसपास के दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया है। राजस्थान में जितेंद्र सिंह राणावत को लीची उगाने में सफलता मिली है। ये सभी उदाहरण बहुत प्रेरित करने वाले हैं। अगर हम कुछ नया करने का इरादा कर ले और मुश्किलों के बावजूद डटे रहें, तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज अप्रैल का आखिरी रविवार है। कुछ ही दिनों में मई का महीना शुरू हो रहा है। मैं आपको आज से करीब 108 साल पहले लेकर चलता हूं। साल 1917। अप्रैल और मई के यही 2 महीने देश में आजादी की एक अनोखी लड़ाई लड़ी जा रही थी। अंग्रेजों के अत्याचार उफान पर थे। गरीबों, वंचितों और किसानों का शोषण अमानवीय स्तर को भी पार कर चुका था। बिहार की उपजाऊ धरती पर ये अंग्रेज किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर कर रहे थे। नील की खेती से किसानों के खेत बंजर हो रहे थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को इससे कोई मतलब नहीं था। ऐसे हालात में 1917 में गांधी जी बिहार के चंपारण पहुंचे हैं। किसानों ने गांधी जी को बताया, हमारी जमीन मर रही है, खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है। लाखों किसानों की उस पीड़ा से गांधी जी के मन में एक संकल्प उठा। वहीं से चंपारण का ऐतिहासिक सत्याग्रह शुरू हुआ। चंपारण सत्याग्रह ये बापू द्वारा भारत में पहला बड़ा प्रयोग था। बापू के सत्याग्रह से पूरी अंग्रेज हुकूमत हिल गई। अंग्रेजों को नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर करने वाले कानून को स्थगित करना पड़ा। एक ऐसी जीत थी जिसने आजादी की लड़ाई में नया विश्वास फूंका। आप सब जानते होंगे, इस सत्याग्रह में बड़ा योगदान बिहार के एक और सपूत का भी था, जो आजादी के बाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। वो महान विभूति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह पर एक किताब भी लिखी, सत्याग्रह इन चंपारण। ये किताब हर युवा को पढ़नी चाहिए। भाइयों बहनों, अप्रैल में ही स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के कई और अमिट अध्याय जुड़े हुए हैं। अप्रैल की 6 तारीख को ही गांधी जी की दांडी यात्रा संपन्न हुई थी। 12 मार्च से शुरू होकर 24 दिनों तक चली इस यात्रा ने अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया था। अप्रैल में ही जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। पंजाब की धरती पर इस रक्त रंजित इतिहास के निशान आज भी मौजूद है। साथियों, कुछ ही दिनों में 10 मई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ भी आने वाली है। आजादी की उस पहली लड़ाई में जो चिंगारी उठी थी, वो आगे चलकर
लाखों सेनानियों के लिए मशाल बन गई। अभी 26 अप्रैल को हमने 1857 की क्रांति के महान नायक बाबू वीर कुंवर सिंह जी की पुण्यतिथि भी मनाई है। बिहार के इन महान सेनानी से पूरे देश को प्रेरणा मिलती है। हमें ऐसे ही लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की अमर प्रेरणाओं को जीवित रखना है। हमें उनसे जो ऊर्जा मिलती है वो अमृतकाल के हमारे संकल्पों को नई मजबूती देती है। साथियों, मन की बात की इस लंबी यात्रा में आपने इस कार्यक्रम के साथ एक आत्मीय रिश्ता बना लिया है। देशवासी जो उपलब्धियां दूसरों से साझा करना चाहते हैं उसे मन की बात के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। अगले महीने हम फिर मिलकर देश की विविधताओं, गौरवशाली परंपराओं और नई उपलब्धियों की बात करेंगे। हम ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जो अपने समर्पण और सेवा भावना से समाज में बदलाव ला रहे हैं। हमेशा की तरह आप हमें अपने विचार और सुझाव भेजते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।